May I come in, sir? आइए। Good evening, ma'am. Good evening, sirs. प्लीज हैव अ सीट। Thank you. बैठिए। Thank you, sir. अमित कुमार दीक्षित, Yes, sir. रायबरेली रहने वाले हैं आप? Yes, sir. अच्छा। रायबरेली में एम्स भी है शायद? Yes, sir. कब ओपन हुआ था एम्स? Exactly year मुझे याद नहीं है. अच्छा, ग्रीनफील्ड है कि ब्राउनफील्ड है वो? कैसा है वो, मतलब क्या उसका नेचर कैसा है? Sorry, sir. मुझे recall नहीं है. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कितने एम्स हैं टोटल देश में? Sir, 26 years. 26 एम्स हैं। पहला एम्स कब खोला गया था? सर मुझे देखना पड़ेगा. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। आप तो इंजीनियर हैं और थ्रू आउट आपका उसी में इंटरेस्ट भी रहा है, बच्चों को भी आपने इंजीनियरिंग में ही। तो आप टीचर किस हैं, कैसे टीचर, मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे। व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग डू यू डू इन द स्कूल्स? सर मैंने एक्चुअली IIT JEE नीट और बोर्ड के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई है. तो उन बच्चों को मैंने एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है. तो ये एग्जाम का IIT JEE और नीट का जो पेपर है या एग्जाम है, वो तो इतना स्ट्रेसफुल है और इतनी परेशानी भरा है कि अब तो लोग उब रहे हैं। सुसाइड आपने सुना ही होगा। यस सर. कोटा इंडस्ट्री खत्म हो रही है, ऐसा पेपर में सब लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यस सर. तो या तो माता पिता ज्यादा एस्पिरेशनल या तो एग्जाम ही बहुत टफ। यस. तो किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं कि इस ऐसी चीजों को बच्चों से स्ट्रेस भी हटाएं और ये जो दुर्घटनाएं हैं उसको भी कम करें? इसमें आप क्या करते हैं, मतलब हाउ डू यू डू, बिकॉज यू आर मेंटरिंग देम? यस सर. एक्चुअली यहाँ पर जैसे इंडिया की हम बात करें तो जब बच्चा 11th या 12th में होता है तो उसके पास एक लिमिटेड ऑप्शंस हैं. जैसे अगर आप मैथ स्ट्रीम ले रहे हैं तो आप IIT की तरफ जाना चाह रहे हैं. अगर आप बायो लेते हैं तो नीट का आपको एग्जाम एक तरीके से ये जो सोशल प्रेशर है और पीयर प्रेशर है, तो इसकी वजह से बच्चा भी स्ट्रेसफुल होता है कि उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. जैसे अब इसमें हम लोग कर ये सकते हैं कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करके एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और जो नए कोर्स इंटरनेशनल जो हैं इंट्रोड्यूस करके, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कोर्सेज हैं, तो इन पर अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो रिसोर्स हुआ डाइवर्सिफाई होगा. मतलब बच्चा जो JEE या नीट की तैयारी कर रहा है तो कुछ बच्चा इस दिशा में भी जाएगा. ये मैं सर. आर्ट ऑफ लाइफ सुना है आपने? इंडिया में एक मूवमेंट है आर्ट ऑफ लाइफ। तो सर थोड़ा बहुत जानकारी है. आप क्या है इसके अंदर, क्या करते हैं? सर इसमें जो है कि हम लाइफ को कैसे मतलब जीने के ढंग को देखते हैं कि लाइफ को हम कैसे हमें जीना चाहिए, सस्टेनेबल लाइफ आपकी होनी चाहिए. माइंडफुलनेस से क्या मतलब है कि हमको माइंडफुल होना चाहिए? सो व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय माइंडफुलनेस? क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट में इन छोटी छोटी चीजों की बड़ी जरूरत है। यस सर। जी सर, जैसे अगर माइंडफुलनेस की बात करें तो ये एक हेल्थ का इंटीग्रल पार्ट है और इसके थ्रू हम अपने माइंड को डेवलप करते हैं ताकि एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके, समाज में एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन हो सके। ठीक है, चलिए हम आपके उत्तर मान लेते हैं। कभी अपने आजकल 2-3 शब्द बड़े चर्चा में रहे हैं, लेगेसी माइक्रोचिप्स फेमस है कि भारत लेगेसी माइक्रोचिप सब बनाएगा। तो क्या है लेगेसी माइक्रोचिप, क्या होते हैं? माइक्रोचिप तो हम सब जानते हैं ना, सेमीकंडक्टर वाले। तो लेगेसी माइक्रोचिप क्या? आपने पढ़ा होगा, यू आर इंजीनियर सो वी एक्सपेक्ट यू टू नो। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है ना। इसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग पे नए चिप का डेवलपमेंट किया है, विलो, गूगल ने ही किया। यस सर। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वांटम कंप्यूटिंग का एक ऐसा प्रयोग बताइए, इस्तेमाल बताइए जो भारत की आम जनता को तात्कालिक प्रभाव से फायदा पहुंचा सकती है। सर हम क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू वेदर को मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प मिलेगी और रूरल जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर की वजह से, यानी कि हम अच्छे से क्लाइमेट को मॉनिटर कर पाएंगे, सर्विलांस कर पाएंगे, तो इसमें एक अच्छा फायदा मिलेगा हमें, अगर मैं एक जाना चाहूँ। अच्छा, फिजिक्स आपका ऑप्शनल है ना? यस सर। तो क्या फिजिक्स में जो भी हम पढ़ते हैं उसको ट्रुथ माना जाए? ट्रुथ आप समझ रहे हैं, सत्य। यस सर।
तो डू यू स्टडी ऑल द ट्रुथ्स इन द फिजिक्स? फिजिक्स में जो लिखा है क्या वो सत्य है? सर फिजिक्स भी थ्योरेटिकल है, काफ़ी सारी चीज़ें हम मान के करते हैं। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का भी जो कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जिन पे भी काम चल रहा है। तो प्योर ट्रुथ तो हम नहीं मान सकते। अच्छा, जो मानते हैं वो तथ्य नहीं, सत्य नहीं होता? सर वो एक आइडियोलॉजी होती है, अच्छा। थॉट होते हैं कि अब उस पर एक्सपेरिमेंट करके देन उसको हम वो मतलब उसकी हम परख करते हैं, जांच करते हैं। अगर मानना तार्किक हो तो, तर्कों पे आधारित हो तो, अगर हम यहाँ से बाहर निकलें और पानी लगा हो तो बोलेंगे बारिश हुई होगी। यस सर। मान रहे हैं, देख थोड़ी रहे हैं, बट वो सत्य है। सर इसमें हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी चीज की। तो अच्छा, गणित में ज्यादा बड़ा तर्क होता है कि फिजिक्स में? सर दोनों में ही होता है। दोनों में ही ये होता नहीं है। कहूँगा गणित में कम होता है, फिजिक्स में ज्यादा होता आप उसको तुलना नहीं करेंगे। है। सबसे बड़ा तर्क ज्योमेट्री में क्यों माना जाता है? रेखा गणित का तर्क को सबसे बड़ा क्यों माना जाता है? अच्छा, तर्क किसे कहते हैं? सर व्हाट इज लॉजिक? कोई भी चीज है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, कैसे कैसे इंटरकनेक्टेड हैं वो आपस में, उसको हम देखते हैं बाय लॉजिक, बाय तर्क। ठीक है, आपके जवाब सारे ठीक ही हैं, मतलब हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है। नए जमाने के आईएएस अफसर में ऐसे क्या गुण होने चाहिए जो पुराने जमाने के अफसरों में देखने को नहीं मिलता था? सर अगर हम कंपेयर करें तो एक तो नंबर वन है कि जैसे अगर हम किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डुएबल है या नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी का फील्ड ज़्यादा है तो टेक्नोलॉजिकली फिजिबल है या नहीं है। यानी कि जैसे हम अगर लास्ट माइल डिलीवरी की अप्रोच तक जाते हैं, जैसे अभी यूपीआई है, जनधन आधार मोबाइल है, तो ये लास्ट माइल तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली टेक्नोलॉजिकली एक जो रेवोल्यूशन में है वो हेल्प मिल सके। ओके, वेरी गुड सर, प्लीज। हमें आपने फिजिक्स अपना ऑप्शन रखा। यस सर। न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या सैलिएंट डिफरेंस है? सर अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें तो बेसिकली जो हम एनर्जी है या मैटर है उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। जैसे कार चल रही है या बॉल है, तो जैसे बॉल फेंक रहे हैं। पर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं सर, तो वहां पर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं एनर्जी और मैटर के जो फंडामेंटल, जैसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाकर के उसकी हम बात करते हैं। आपने तो अभी बताया न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी माइक्रो लेवल पे देखते हैं। नहीं सर, मैक्रो लेवल पे देखते हैं। और इसके अलावा सर इसके अलावा न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें जैसे फ्लूइड है या जो और भी जो सॉलिड मैकेनिक्स की चीज़ें हैं, यानी कि जैसे जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं ये भी हम देखते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि उसके जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं वो हम डिफर जो दोनों में एक सिमिलैरिटी है, इंसेप्शन, क्या सिमिलैरिटी है? सर जो मैं समझ पा रहा हूँ, दोनों के इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जो हमारे लिए यूजफुल हैं। इंसेप्शन जहाँ से निकल गया वहां दोनों से मिला है एक बार। सर इसमें जहाँ तक मेरी समझ है, एक्सपेरिमेंट हुआ था, श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसके थ्रू हमने देखा था कि डिटर्मिनिस्ट और प्रोबेबिलिस्टिक चीजें देखी थी कि मतलब एक कैट है जो एक समय पर जिंदा भी है और मर भी चुकी है। और तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन था। और उसी समय अगर हम ऑब्जर्व अगर चीजें करें तो हमें एग्जैक्ट जानकारी मिलती है, तो वो न्यूटोनियन ठीक है, मैकेनिक्स। थोड़ा सा पास में हो आप, लेकिन ठीक है। अच्छा, 1/0 और 0/0 में क्या डिफरेंस? सर 1/0 इन्फिनिटी होता है एंड 0/0 नॉट डिफाइन है सर। मैथ 0/0 नॉट डिफाइन, Not 1/0 इन्फिनिटी होता है, यस सर। और इन्फिनिटी/0 सर वो भी नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट, यस तो नहीं निकाल सकते। यस सर, नॉट डिफाइन है मैथ्स। एक बड़ा इन्फिनिटी भी होता है, छोटा इन्फिनिटी, बड़ा इन्फिनिटी, सुना है? सर मैंने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सुना है।
बड़ा देखूंगा सर इन्फिनिटी इसमें। सुना है, नहीं लार्ज सर, इन्फिनिटी। sorry चलो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अभी आप बात कर रहे थे, यस है ना? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको क्या लगता है, कुछ और चीजें डाली जानी चाहिए, कुछ और सुधार, काफी कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, और इनोवेटिव रिफॉर्म्स आप सजेस्ट कर सकते हैं? सर, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड इक्विटी की बात करती है। तो सर मैं इसमें मतलब बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो जो इसके इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो या जो फंड के चैलेंजेस हैं, जैसे उसमें 6% जीडीपी का प्रावधान है, बट हमें देखना पड़ेगा कि कितना फंड अवेलेबल इसके लिए हो रहा है। और एक नहीं, ये ठीक Yes, है, sir. फाइनेंस की बात छोड़ दें, फंड की बात, कुछ आइडिया बेस्ड। सर इसमें मैं जैसे जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट्स स्टूडेंट वो एक्सचेंज तो चल रहा प्रोग्राम, है, यस मैं सर इसको लार्ज स्केल पे ले जाना लार्ज चाहूँगा। ठीक है। और सर मैं जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, तो वहाँ जो स्किल गैप है तो उसको भी मैं लार्ज स्केल पे ले जाना चाहूँगा। और एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलप, एंटरप्रेन्योरशिप Yes, कल्चर डालिए, उसकी भी बात हुई है वैसे पॉलिसी में। यस सर। चलिए ठीक। किसी कर्व का वर्साइन कैसे निकालते हैं, वर्साइन ऑफ अ कर्व? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा। वर्साइन ऑफ अ कर्व कैसे निकालते हैं? इफ यू हैव टू कैलकुलेट वर्साइन ऑफ अ कर्व, व्हाट विल यू डू? सुना है आपने? वर्साइन मैंने नहीं। वर्साइन नहीं समझ पाया। चलिए कोई बात नहीं। सुपर कंडक्टिविटी तो सुना होगा। यस सर। क्या है सुपर कंडक्टिविटी? सर सुपर कंडक्टिविटी में हम लोवेस्ट टेम्परेचर पे जा करके उसकी जो रेजिस्टिविटी है उसको हम जीरो करते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रिकली काफी सही से चार्ज हो सके एंड उसका रेजिस्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस जीरो करना है। यस सर। तो आपको क्या लगता है कि रूम टेम्परेचर पे या एनवायरमेंटल कंडीशन में किया जा सकता है, पॉसिबल है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी रूम टेम्परेचर में सुपर कंडक्टिविटी नहीं हुई है। जैसे इसमें मैं रिचर्ड फेमन का एक देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि अभी हम जैसे 4 केल्विन पे एचजी को हमने बनाया है, तो अभी इस पे काम चल रहा है जहाँ तक मेरी 4 जानकारी। केल्विन पे एचजी को, यस मरकरी को, हाँ मर्क्यूरी, यस उसको सुपर कंडक्टर बना दिया। लिक्विड को, यस सर, लिक्विड इससे हाइड्रोजन। फायदा क्या होगा सुपर कंडक्टिविटी से? सर हमें एनर्जी सेक्टर में इससे फायदा मिल सकता है कि जैसे सुपर कंडक्टर होते हैं तो एनर्जी का लॉस कम होगा, तो वो हमें फायदा मिल सकता है। इसका कुछ फायदा हमें एआई में होगा क्या? सर जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हमें देख रहे हैं कि इससे जो पॉल्यूशन है, मतलब जो एनर्जी का लॉस है, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर हम सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे, यानी कि सुपर कंडक्टर यूज करेंगे, तो एनर्जी का लॉस कम होगा, तो एक मतलब हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा स्टेप होगा। डिप्लोमेसी में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहीं देखते हैं आप, डिप्लोमेटिक डिसीजंस में या स्ट्रेटेजिक डिसीजन? सर अगर मैं उसकी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करूं तो एक ही टाइम पे पोजीशन मोमेंटम को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एक ही टाइम पे। तो डिप्लोमेसी में अगर मैं इसको लिंकअप करना चाहूँ तो मतलब ये है कि एक ही टाइम पे हम, जैसे अभी हम इंडिया और पाकिस्तान हैं, तो एक ही टाइम पे हम चीज़ों को मतलब ये उसका इफेक्ट पड़ता है सर, कि एक ही टाइम पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को साथ लेके नहीं चल सकते। तो ये मैं सर अभी समझ पा रहा हूँ, बाकी मैं इसमें देखूंगा। और आपने बीटेक किया है सिविल, आपकी ऑप्शनल फिजिक्स है, यस मैम। आपका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। अभी आपने बताया टेक्निकली कि हाँ आप बहुत कुछ यहाँ पे लिख भी रखे, इवेंट मैनेजमेंट और आपने समय का प्रयोग कैसे करेंगे इफेक्टिवली, कैसे कर सकते? सर मैम किस फील्ड में? अपने समय का यस मैम। सदुपयोग इफेक्टिवली कैसे कर सकते हो? मैम जैसे अभी जैसे मैं पढ़ाता था तो मॉर्निंग टाइम से इवनिंग टाइम तक तो क्लासेस होती थी। आफ्टर दैट फिर मैं बच्चों के साथ बैठ के उनका जो काउंसलिंग है या जो उनको इश्यूज आ रहे हैं पढ़ने में, या कभी लेक्चर समझ में नहीं आया है तो उसको डिस्कस करके, एंड देन फिर मैं मतलब खुद पे भी काम करता था कि जैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है,
खुद से भी चीज़ें डिस्कस करके और चीज़ें इम्प्रूव खुद की लाइफ में कैसे कैसे हो सकती है। आप इतना कुछ अच्छा कर सकते हैं, फिर आप क्यों यूपीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं? मैम एक्चुअली मैंने 2016 में चाइल्ड लेबर पे एक प्ले किया था, स्ट्रीट पे किया था, और मैंने 2018 में एक बदलाव इवेंट कराया था कॉलेज में। तो उसमें मैंने सोशल इश्यूज को काफ़ी वो किया था, उस पर काम किया था। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं, और मैं भी अपना पोटेंशियल यूज़ करके सीख करके कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ और अच्छा काम कर सकूँ। आप एक कॉमन मैन बन के नहीं कर सकते? मैम कॉमन मैन में जो मैंने देखा है उसमें जैसे आप सिविल सर्विसेज में होते हैं तो आपके पास एक स्किल्ड टीम होती है जो सरकार आपको प्रोवाइड कराती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आपके पास होती है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन में रहते हुए मैं आगे फॉलो कर सकता हूँ। चाइल्ड लेबर एक्ट क्या है? मैम 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट आता है जिसको हम अमेंड करते हैं 2016 में, और इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो चाइल्ड लेबर को कर्ब करता है। जैसे 14 ईयर तक के बच्चों को किसी भी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और अगर हम 14 से 18 की बात करें तो हजार्डियस ऑक्यूपेशन के लिए कर्ब करता है। भारत और सिंगापुर राजनयिक संबंध के 60 ईयर्स हो चुके हैं, आप इसकी सिग्निफिकेंस बता सकते हैं? सॉरी मैम, अभी मैं रिकॉल। ठीक है। आपने फिलाडेल्फी कॉरिडोर सुना है? रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर पढ़ा आज का नहीं पढ़ पाया मैम। कल पढ़ा था? यस मैम। तो नहीं सुना आपने फिलाडेल्फी कॉरिडोर? नो मैम, मैं देखूंगा इसको। लिटरेसी रेट कितने हैं यूपी की? मैम यूपी की अभी जो 2011 सेंसस के हिसाब से 68%। 68% लिटरेसी रेट है, और आप ये सोच के चलिए कि वहाँ पे जब इतनी कम लिटरेसी रेट है तो टेक्निकली आप वहाँ के लोगों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? मैम इसमें ये देखना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस फैला सकते हैं। जैसे हम यूपीआई की बात करें तो हम रूरल एरिया में देखते हैं यूपीआई काफ़ी इफेक्टिव है, तो इसको हम और जैसे उनका जो भी डेटा है परसेंट इफेक्टिव है एक्चुअली एग्जैक्ट डेटा तो मुझे नहीं मालूम है। अप्रॉक्स? मैम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट डेटा, बट मैं ये देखता हूँ गाँव में कि लोगों काफ़ी मतलब लोगों तक रीच इसकी पहुंची है, बट कुछ चैलेंजेस है। जैसे वहाँ पे अभी इंटरनेट की कुछ समस्याएं हैं, प्रॉपर इंटरनेट नहीं है, तो इन चीज़ों को हम दूर करके पहुंचा सकते हैं लोकल लेवल तक। सर मुझे बैकग्राउंड से मैं आप बता सकते हैं कि सिस्टेमिक थिंकिंग क्या होता है? सर अभी एग्जैक्ट डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन तो मुझे नहीं मालूम, अगर आप परमिट करें तो मैं इसको। गेस कीजिए। यस सर। सर जैसे हम कोई डेटा है हमारे पास है, इसको हम प्रॉपर एनालाइज करके मॉनिटर करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे सिस्टमैटिक थिंकिंग है कि आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर एनालाइज कर रहे हैं, प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं, एंड देन उस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं या करेंगे आप। ये मैं सिस्टेमिक और सिस्टमैटिक में अंतर है। सिस्टेमिक कहा था। हाँ सिस्टेमिक, सिस्टमैटिक तो मेथोडोलॉजी हो गई, डेटा को अरेंज करेंगे, सिस्टमैटिकली पढ़ाई करेंगे। सर से व्हाट इज हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। सिस्टेमिक क्या? तो चलिए शुरुआत जब आपसे प्रश्न पूछा गया तो लॉजिक पर बात कर रही है। यस सर। आपके फिजिक्स में जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद थियरी प्रतिपादन करते हैं ना? यस सर। है ना? यस सर। तो उस लॉजिक को क्या बोलते हैं? लॉजिक के पार्लेंस में उसको क्या कहा? सर मुझे देखना पड़ेगा, इसमें भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए कोई बात आगे बढ़ते हैं। अब जो आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, यस जाने 2-3 दिन पहले उन्होंने एक चिप रेजिम बना के चिप CHI, ठीक है ना? तो चिप रेजिम क्या है और उस रेजिम में इंडिया कहाँ है? सर उस चिप रेजिम में एक्चुअली यूएस एक्सपोर्ट करता है चिप्स,
ताकि जीपीयू को उसमें मतलब जीपीयू में यूज़ कर सके। इंडिया जैसे उन्होंने 3 कैटेगरीज की बनाई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो इंडिया कैटेगरी 2 में लाई करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब आगे बढ़ते हैं। चर्चा के दौरान आपने कहा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, शिक्षा स्टूडेंट के लिए। भारत का जो उच्च शिक्षा है, उसका जो सबसे बड़ा समस्या है, जो मैं देखता हूँ, वो है कि बहुत ही कॉलोनियल है। कॉलोनियल टाइम में जो प्रथा बना के गया उस प्रथा पर है, और उस प्रथा को वो खुद ही अभी नहीं मानते थे, मतलब वो बदलाव कर लिए हैं अपने, परंतु हमारे यहाँ वही पुराना चल रहा है प्रथा। और मेरा स्वयं का भी एक्सपीरियंस है कि जो भारतीय विश्वविद्यालय है उसमें आईआईटी आईआईएम्स की मत रखती है, मतलब मैं जनरल यूनिवर्सिटीज का बात, यस सर। उसमें रिसर्च फैसिलिटीज काफी कम है, बोथ इन टर्म्स ऑफ लेबोरेटरी एज वेल एज इन रिसर्च मटेरियल लाइब्रेरी। यस। तो आपको नहीं लगता है कि एनईपी के दौरान यदि रियली भारत सरकार को यदि शिक्षा में सुधार लाना है, शिक्षा विकास, तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को तो इंकरेज करना ही चाहिए, साथ साथ फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम करना चाहिए। और जो हमारे एजुकेशन के पॉलिसी मेकर्स हैं एचआरडी मिनिस्ट्री में, उनको भी थोड़ा फॉरेन में जाके ऑब्जर्वेशन करके कुछ ज्ञान हासिल करके आना चाहिए। और उसमें सर एक चीज और है, आई वुड लाइक टू आस्क हिम कि बहुत लोग नौकरी करते करते 2-3 साल की छुट्टी लेके पढ़ाई करने चले जाते हैं, यस सर। बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए। तो डू यू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स? आई मीन इट्स नॉट वेस्टेज ऑफ मनी एंड द गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड इनटू देम। सर इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो पर्सन बाहर जा रहा है वो उस क्या स्किल सीखने जा रहा है, उस स्किल का हम बाद में क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि मे बी हम बाद में उस रिसोर्स को और अच्छे से यूज़ कर सकें इंडिया में, तो जो स्किल वो सीखेगा वहाँ पर। ओके, नाउ बैक टू हिम कि तो वही था मेरा प्रश्न। यस सर। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम पर जोर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जो पॉलिसी मेकर है उनको भी उधर से संज्ञान कुछ लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बिना क्या एनईपी सक्सेसफुल हो सकता है? जैसा कि आपने कहा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, उसी लेवल पे जैसे फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम होगा तो वहाँ से जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी स्किल रिक्वायरमेंट है या उस कंट्री में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। एंड सर जो आपने कहा कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ में जा कर के चीज़ों को समझें, चीज़ों को देखें और फिर अप्लाई करेंगे तो एक लार्ज स्केल पे सर में फ़ायदा मिलेगा। तो अभी लगता है कि गवर्नमेंट में कुछ सजगता आई है। गवर्नमेंट खास करके विश्वविद्यालय में कॉलेजेस के लिए रिसर्च मटेरियल्स उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत बृहद कार्यक्रम शुरू करने का घोषणा किया। यस सर। बता सकते हैं कौन सा प्रोग्राम है? सर अभी 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन पे काम चल रहा है ताकि हम रिसर्च मटेरियल को इजीली अवेलेबल करा सकें। वेरी वेरी गुड। कुछ फॉरेन पॉलिसी से दो सवाल आपसे पूछते हैं। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश का जो क्राइसिस है, बांग्लादेश सिर्फ दूसरा देश हमारे लिए नहीं, हमारा नेबर है, ऐसा नेबर है जो हमारा बहुत सारा बाउंड्री जो है ना हमारा वो यस सर। मिलता है। तो बांग्लादेश में अंदरूनी जो कुछ भी होगा वो वहाँ हमको भी अफेक्ट है। बिल्कुल सर। तो आपको लगता है कि बांग्लादेश का क्राइसिस को गवर्नमेंट को अभी जैसा कर रहा है डिफरेंटली करना चाहिए? सर अभी जैसे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ के यूनिस खान से मिले हैं तो उनके बीच डायलॉग एंड कम्युनिकेशन हुआ है कि बॉर्डर एरिया को मैनेजमेंट कर सके
एंड सर जो भी ट्रेड और जो भी कनेक्टिविटी है उस पर ज़्यादा हैम्परिंग ना हो। एंड सर जो एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जीज के प्रॉब्लम्स हैं। मेरा इशारा Yes, sir. है इधर मणिपुर की तरफ। यस सर। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर, जैसे मणिपुर में जो अभी क्राइसिस, यस सर। उसका संबंध बांग्लादेश से भी है क्या? म्यांमार से तो है संबंध, बांग्लादेश से भी है क्या? सर जहाँ तक मेरी समझ है कि बांग्लादेश की भी वहाँ पे रिफ्यूजीज यानी कि जो इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पे हो रहा है उसकी वजह से कुछ इश्यूज हैं। असम के रीजन से भी इश्यूज आते रहते हैं। उस पर हमें एक कम्युनिकेशन एंड डायलॉग इस्टेब्लिश करके, वो चाहे बैक चैनल डिप्लोमेसी हो। आज सुबह सुबह का न्यूज है कि मंगलवार को रात में फ्लाइट से आए ढाका, ढाका से कल का है, मतलब कल शाम तक वो पहुंच गए। आईएसआई के डीजी आए हमारे चिकन नेक के पास, जो फुलवारी की क्या जगह है, बॉर्डर एरिया है ना, जलपाईगुड़ी फुलवारी कॉरिडोर, न्यू कॉरिडोर, जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हाँ वहाँ पहुंच गए। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि भारत सरकार को अभी क्राइसिस भारत सरकार ने तो पैदा नहीं किया है, अंदरूनी कारणों से पैदा हुआ, पर जो हैंडल जिस तरह से हो रहा है भारत के हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है या? सर इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से ट्राई कर रही है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, बट ऑल्दो कुछ इश्यूज हैं, जैसा सर आपने मेंशन किया कि आईएसआई के चीफ वहाँ पे जाते हैं और उससे हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे थोड़ा सा, जो चिकन नेक कॉरिडोर है उस पर खतरा यानी कि हमारी सिक्योरिटी पर हो सकती है। देखिए, भारत के नेबरहुड पॉलिसी में जो एक प्रॉब्लम दिखा गया है, जो मेरा विद्वानों का कहना है, इंडिया टेंड्स टू पुट ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। इसका मतलब है किसी देश के एक पार्टी में ज्यादा इन्वेस्ट किए, एक नेता में ज्यादा इन्वेस्ट किए, लेकिन जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ सिर्फ एक पार्टी में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना, क्या नेबरहुड जो हमारा फर्स्ट पॉलिसी है, ये इससे इसका उद्देश्य कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है? सर हमें एक पार्टी एक लीडर पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें वहाँ की जो भी गवर्नमेंट, बांग्लादेश में अभी तो यही हो रहा है। यस सर, बांग्लादेश में यही हुआ है, लेकिन हमें वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ डायलॉग स्टैब्लिश तो यदि ऐसा होता तो DGISI चीफ शायद नहीं आ पाते ना। यस सर। उसको तो कोई वहाँ के इंटरनली कोई पॉलिटिकल पार्टी की इनविटेशन पर ही आए होंगे ना। यस सर। ठीक है सर। Mr. Amit Kumar Dixit, यस सर। what is the difference between physics and metaphysics? How do you think that metaphysics is somehow far away from physics? सर जैसे अगर मेटाफिजिक्स की बात करें तो उसमें जो हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे हम कौन हैं, हमें लाइफ में आगे क्या करना चाहिए और इसको हमें कैसे कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से एथिकल वैल्यूज क्रिएट करके, चाहे समाज हो या खुद में हो, पहले इंडिविजुअलिस्टिक एंड देन फिर सोशल स्तर पे। सर अगर फिजिक्स की बात करें तो हम लोग बेसिकली इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइफ को इजी बनाने के लिए। तो ये सर मैं अंतर कर पा रहा हूँ फिजिक्स और मेटाफिजिक्स। एक चीज सर, आपके अंदर कोई मेटाफिजिकल एलिमेंट है? सर मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की चीज़ें हैं जो मेटाफिजिकल है? सर जो यस सर, जो मेरे बिहेवियर में चाहे मैं कहीं बात कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ उसमें दिखती है। ठीक है सर, प्लीज। Physics is the pure science, it is said. Like, so what is the difference between physics and modern physics? Oftenly, it is said that the classical physics is entirely different than modern physics. Do you think that the modern physics is more applied than classical physics? सर मॉडर्न फिजिक्स का अगला स्टेप है। एंड जैसे हम स्टार्टिंग की फिजिक्स की बात करें, जैसे न्यूटोनियन की फिजिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ लाइट का, तो लाइट को एक तरीके से पार्टिकल नेचर मान के चीज़ें हो रही थी। पर जब मॉडर्न फिजिक्स में जब हम आते हैं तो लाइट को हम पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों मान के चीज़ें कर रहे हैं, डुअल नेचर पे काम हो रहा है। सर मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम और बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स से हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। तो ये मैं सर Or fourth stage of matter? सर प्लाज्मा। For example,
सर ऐसा एग्जाम्पल मुझे नहीं याद आ रहा है, बट प्लाज्मा को जैसे काफी हाई टेम्परेचर पे जो गैस को काफी हाई टेम्परेचर करते हैं तो प्लाज्मा की स्टेट बनती है। कोई एग्जांपल है लिविंग या नॉन लिविंग में? सर अभी मैं देखूंगा इस पे सर। आप मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हैं बच्चों के लिए। यस सर। जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो हो रही है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ रही है। जैसे यदि बच्चा 1 से 5 साल का होता है बड़ा खुश रहता है, यस सर। लेकिन 5 से 10 साल में और स्ट्रेस में आता है, 10 से 20 में, जैसे जैसे एज और मॉडर्न फैसिलिटीज। मेंटल हेल्थ के लिए कितना फिजिकल कंफर्ट चाहिए? मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द फिजिकल कंफर्ट। हाउ डू यू थिंक दैट in context of industrial post industrial development in Japan, in cities life? सर मैं अगर मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि हमें मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों जब हमारी अच्छी होंगी तभी हम प्रोडक्टिविटी, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर में हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे जिस सेक्टर की, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो, तब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। और सर इसमें बैलेंसिंग काफ़ी ज़रूरी है कि जैसे अभी डिबेट भी चल रही है हमारे यहाँ कि 90 वर्क आवर होना चाहिए, 90 आवर का वर्क आवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सर मैं मानता हूँ एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए ताकि इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय ना हो और प्रोडक्टिविटी अच्छे से अच्छी हो सके और इंसान का जो वेलनेस है वो भी बना रहे। 90 आवर्स, 70 आवर्स, यस ये तो एक डायकोटोमी का विषय है। यस सर। लेकिन जो WHO ने एक गाइडलाइंस भी दिया है और उसने एक बार अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि जो शिजोफ्रेनिक जो प्रॉब्लम्स है उससे फ्री होना चाहिए। एक बार स्लोगन भी दिया गया। ये WHO के जो स्लोगन्स हैं, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि जो 1/3 आबादी है वो कहीं न कहीं इस मेंटल डिसेबिलिटी से परेशान है, जो कि अदर हेल्थ इशूज को भी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों को भी जन्म देती है? बिल्कुल सर। सर मैं WHO से सहमत हूँ कि जैसे हमारी जो सोसाइटी है, चाहे वो पीयर प्रेशर हो, कलीग प्रेशर हो, सोसाइटल प्रेशर हो, और इसकी वजह से मेंटल हेल्थ में इफेक्ट हमारे आता ही है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हमें इसके लिए कदम भी आगे उठाने चाहिए। जैसे इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है और जैसे हमने कोविड टाइम में देखा कि काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हमारे यहाँ आए हैं, तो उस समय हम लोग टेलीमानस ऐप है उसको यूज़ करके हमने टैकल करने की कोशिश करी। एक प्रश्न है आपसे। यस सर। आप तो कोचिंग में पढ़ा है ना, यस सर। तो आपको नहीं लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो साइकियाट्रिस्ट को हायर करना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं इसके पक्ष में हूँ। और सिर्फ विद्यार्थी को नहीं, गार्जियन को भी थोड़ा थेरेपी कराना चाहिए, सर इसमें ओवरऑल क्योंकि गार्जियन का बच्चे करने लायक जो काम करने लायक नहीं हो, यस जबरदस्ती हम देखा गया है कि टेंडेंसी जबरदस्ती से वही करवाना चाहिए, यस सर। उसके कारण भी वो सुसाइड हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ इस बात से। पेरेंटल जो है काउंसलिंग होनी चाहिए सर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारे तरफ से। यस सर। आप इंजीनियरिंग के पढ़ाए, फिर आप प्रशासन में क्यों आना चाहता है? सर लोगों से कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जैसे कैलाश सत्यार्थी को बच्चों को पढ़ाने का शौक था तो उन्होंने तो नोबेल प्राइज ले लिया। बिल्कुल सर। तो ये जो एक स्टीरियोटाइप कंसेप्ट है कि वंस आई बिकम IAS ऑफिसर आई विल हैव अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी, रिसोर्सेज, तो वो तो आपके लिए नहीं होगा। वो तो एक प्रोटोकॉल है, मॉडल Yes, sir. ट्रेनिंग आप काम करेंगे। तो यदि जो एक कहते हैं ना जॉब सेटिस्फैक्शन, वो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। व्हाट विल योर जस्टिफिकेशन? सर जो भी मैंने इंजीनियरिंग के वक्त सीखा या पढ़ाने के वक्त सीखा, तो सर मैंने ये देखा कि मैं अपने पोटेंशियल को और अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ सिविल सर्विसेज में। एंड सर मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होगी ताकि मैं लॉज को और अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ। एंड सर मेरे पास एक स्किल एंड गवर्न टीम होगी जो मुझे हेल्प करेगी ऐसा करने में। Okay, Amit, your interview is over. So please wait outside. We will call you back for the feedback. Okay? थैंक यू सर। ठीक है, बैठिए। मैं Please come, Amit. How do you think your interview went? Please have seat. सर मैंने इसके पहले भी 1-2 मार्क्स दिए हैं, हाँ, तो हाँ। वहाँ पे जो कमियां बताई थी उस पर मैंने काम किया था। क्या क्या कमी बताई थी, जरा हम लोग को भी बताओ। सर कमी ये बताई थी कि अगर जैसे कोई नॉलेज नहीं है आपको तो उसमें आप सीधा मना कर सकते हो कि सॉरी सर आई डोंट। ठीक है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लेजेंट हो आप, है ना? योर पॉइंट इज योर प्लेजेंट, यू नो। अच्छा लगता है बात करके तुमसे, ठीक ठाक हो, हैप्पी हैप्पी सा दिखते भी हो, एनर्जी लेवल इज गुड, है ना? और घबराते नहीं हो, और तुमसे ऑफेंसिव हम फील नहीं करते हैं। आई मीन वी समहाउ लाइक यू, बट ओवरऑल ही विल टेल यू द मेन पॉइंट्स दैट व्हाट आर देयर। अमित, आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और जितने भी क्वेश्चंस आए सभी को थ्रू आउट द इंटरव्यू उसको एक पेज बना के रखा। दैट इज योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। और कुछ इन्फॉर्मेशंस तो लैक होना ही है क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आप जवाब नहीं दें, पर थोड़ा सा करंट अफेयर्स को आप पढ़ लें और सारी चीज़ें आप कर लें। सब कुछ बहुत अच्छा। मतलब मैं यदि स्कोर दूंगा तो ए माइनस और ए के बीच में, तो ए नहीं दूंगा, लेकिन ए माइनस से कम भी नहीं दूंगा, मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा ही। वो क्यों? इसलिए कि मतलब आपका सब कुछ अच्छा था, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग और आपका अच्छा होगा ना। जैसे मैंने बांग्लादेश के बारे में आपसे जो प्रश्न किया, यस सर, मैंने आपको हेल्प किया, यस सर, फिर भी वो जो आना चाहिए आंसर ना वो आया। चिकन में कॉरिडोर बाद में आया। हाँ, वो जो है सो तो थोड़ा आप जब करंट अफेयर्स में कोई चीज पढ़ते हैं उस पर इस पर पूछ सकते हैं, ये सब Yes, sir. पूछने वाला चीज, बिल्कुल सर, तो थोड़ा सोचिए। हाँ, थोड़ा उस पर थिंक कीजिए, कोई भारी बात नहीं है, थिंक Yes. कीजिएगा तो हो जाए। जस्ट डोंट टेक इट एज फैक्ट, यस ऐसा है, थोड़ा उस पर सोचिए। ठीक है, प्लीज कब है इंटरव्यू तुम्हारा? सर 4 फरवरी को। हाँ, ठीक है, वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। यस सर, बिल्कुल ठीक है अमित, सर। बाकी कॉन्फिडेंस वगैरह बहुत कहीं कोई दिक्कत होती तो हम लोग बताते कहीं। सबसे अच्छा बात था कि आपका एनर्जी लेवल, कंपोजर, डिलीवरी सब Consistent. यूनिफॉर्म, ऑल थ्रू यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट रहा। कंसिस्टेंट। सर, इसमें जैसे कि जैसे कुछ नहीं आता है तो उसमें मैं कोई बोल बात सकता नहीं। हूँ। हाँ, नहीं आता है तो सारी बोल के निकलते रहो। यस सर, सारा किसी से नहीं आता। मैम आपसे कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ठीक है, ये So best of luck. हाँ यही छोड़ देना।